Hey everyone, I welcome you all in this amazing platform जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हम गवर्नमेंट बजट कर रहे थे। गवर्नमेंट बजट में फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं सर। अब जो हम करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या किया था सर हमने? फर्स्ट पार्ट में सर हमने किया था गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन समझा था हमने, और हमने देखा था सरकार बजट क्यों बनाती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार को बजट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। एक क्विक रिकैप ले क्या? चलो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद आ जाएगा। गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन क्या था? जल्दी क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताओ, ठीक है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन एन फिस्कल ईयर विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही था ना कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक साइड सारे खर्चे लिखे होते हैं, एक साइड सारी रिसीविंग लिखी होती है। किसकी? सरकार की। कितने समय के लिए? एक फिस्कल ईयर के लिए। बजट हमेशा एक साल के लिए होता है, तो एक फिस्कल ईयर के लिए, और हर बजट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, सो दैट विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। उसके बाद हमने किया था ऑब्जेक्टिव, कि सरकार बजट बनाती क्यों है। सर मैंने बोला था कोई भी 5 याद करने के लिए। चलो पांचों को एक बार रिकैप करते हैं जो मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट को बजट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करना, मिनिमाइज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को कम करना, जो पुअर और रिच का डिफरेंस है। और क्या था हमारे पास सर? अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करके रखना। याद आ रहा है कुछ? इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज करना। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस भी था। खैर, आपके लिए 5 काफी है। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम नया शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रीवियस रिकैप नहीं करूंगा, वरना मेरा काफी सेशन पिछले और रिकैप करने में, फिर पढ़ाने में कम बचता है मेरे पास टाइम, तो इसी के लिए मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करूंगा। आप कृपया कर जाएं, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई डोंट थिंक कि कोई 1% भी डाउट रह जाएगा, मतलब 99 भी नहीं, 100% समझ में आएगा अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक सीक्वेंस में देखोगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर आपने बोला था गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक साइड सारे एक्सपेंडिचर, एक साइड सारे रिसिप्ट लिखे होते हैं। तो सर यानी आपके हिसाब से बजट के 2 हिस्से हैं। अच्छा, इन्होंने आगे हिस्सा कर दिया। चलो मैं पहले आपको करवाता हूं, इधर आ जाओ, अपने बोर्ड पे चलते हैं हम। मैंने शायद लिख रखा है, हाँ देखो सर, आपने बोला गवर्नमेंट बजट के 2 हिस्से होते हैं। एक साइड होता है जहां पे बजट रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो सरकार जहां जहां से पैसा रिसीव कर रहा है वो एक साइड लिखता है, और जहां जहां सरकार पैसा खर्च कर रहा है वो एक साइड। आप ही ने तो बोला गवर्नमेंट बजट इज स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखा था? सारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। सर सरकार को कहां कहां से पैसा आता है और सरकार कहां कहां खर्च करता है, इन बातों को हमें समझना है। ठीक है, अब जब मैं रिसिप्ट की बात करता हूं, आ जाओ एक एक करके, पहले रिसीविंग को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो चार्ट बना रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है सर, गवर्नमेंट बजट के रिसिप्ट में है कि सरकार को कहां कहां से पैसा आता है। सरकार को 2 जगह से सर पैसा आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एब्रीविएशन में लिख रहा हूं, आप फुल में जरूर लिखना। क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सरकार 2 जगह से पैसा उठाता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट से, एक कैपिटल रिसिप्ट से। सर क्या फर्क है दोनों में? समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप डेफिनेशन रटा हुआ बुक से करो, ध्यान से समझना। सर अगर हम किसी से भी पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने, सौरभ ने राम से पैसा रिसीव किया। मैंने राम से 1000 रुपए रिसीव किया। ठीक है, अगर मैं राम से 1000 रुपए ले रहा हूं तो क्या होना चाहिए? मेरे एसेट्स और लायबिलिटी।
ठीक है, अगर मैं राम से 1000 रुपए रिसीव कर रहा हूं, 1000 रुपए ले रहा हूं, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी से भी 1000 रुपए लूंगा तो क्या होगा? या तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए कि अगर मैंने इससे पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी मुझे इसके 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, चुकाना पड़ेगा ना। या तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए बेटा, होनी चाहिए ना। या फिर मैंने किसी से 1000 रुपए लिया है तो बदले में मेरे यहां से 1000 रुपए का कुछ एसेट ले जाएगा ना। जैसे अगर आप दुकान वाले को 1000 रुपए देते हो तो उस दुकान से कुछ तो सामान ले आते हो 1000 रुपए का, यानी उसका एसेट रिड्यूस होना चाहिए ना। ध्यान से समझना, ये एसेट लायबिलिटी वाला खेल ये 1 मार्कर में बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं राम से 1000 रुपए ले रहा हूं तो 1000 रुपए का या तो सामान दूंगा उसको, या फिर 1000 रुपए कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा मुझे। तो या तो मेरा एसेट डिक्रीज होना चाहिए या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। होना तो यही चाहिए ना बेटा। आप खुद भी सोच के देखो, अगर मैं आपसे 1000 रुपए ले रहा हूं, अगर मैंने बोला कि लाइए आप मुझे 1000 रुपए पे कीजिए, तो अगर आप मुझे 1000 रुपए दे रहे हो तो या तो मुझसे कुछ ना कुछ 1000 रुपए का लेके जाओगे, तभी तो 1000 रुपए दे रहे हो ना। तो या तो मेरा एसेट डिक्रीज होना चाहिए था कि मेरे दुकान से कुछ ना कुछ उठा के ले गए आप। ठीक है, आपने 1000 दिया, मुफ्त में तो दिया नहीं होगा मुझे, 1000 दिया है तो कुछ ना कुछ सामान ले गए। अगर आप मुझसे कुछ ले जाओगे तो मेरा एसेट रिड्यूस होना चाहिए। या फिर आपने मुझे 1000 रुपए दिया है और तो क्या कभी ना कभी तो मुझे वापस करना पड़ेगा ना, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मेरे ऊपर लायबिलिटी है ना कि मुझे कभी ना कभी आपको 1000 रुपए चुकाना पड़ेगा। तो या तो एसेट रिड्यूस होना चाहिए या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं मैं। तो सर यानी अगर किसी से भी पैसा रिसीव करते हैं, किसी से भी पैसा रिसीव करते हैं तो या तो एसेट रिड्यूस या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है, थोड़ा सा प्लेसिंग कर ले रहा हूं मैं। ठीक है, या तो एसेट रिड्यूस या फिर ये लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। जब ये दोनों ही नहीं होता है सर, ये जब ये दोनों ही नहीं होता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट which neither increase liabilities nor decrease assets of the government। सर क्या डेफिनेशन लिखा आपने? सर एक बार समझा दो, समझा देते हैं। अभी मैंने क्या बोला? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है सर जो कि ना ही सरकार की इंक्रीज करता है लायबिलिटी, ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करता है, और ना ही एसेट डिक्रीज करता है, और ना ही एसेट डिक्रीज करता है। जब ये दोनों ही चीज नहीं करता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। सर कैसी बात कर रहे हो? यानी सरकार को कोई पैसा दे रहा है, लेट्स सपोज किसी ने सरकार को 1000 रुपए पे किया, और ना ही कभी सरकार उसको बदले में 1000 के बदले में कुछ देगा, और ना ही कभी 1000 रुपए चुकाएगा। ये तो ये वाली बात हो गई ना सर, क्योंकि अभी आपने बोला था कि आपने किसी से 1000 रुपए लिया तो या तो आपका एसेट डिक्रीज होना चाहिए था या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए था। बट आप बोल रहे हो कि सरकार का ना ही एसेट डिक्रीज होता है ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होता है। यानी सरकार हमसे पैसा ले तो रहा है लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं देने वाला है। आपसे सरकार पैसे ले रहा है बट आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं देगा, और ना ही कभी आपका पैसा वापस करेगा वो। ऐसा कौन सा पैसा होता है सर कि सरकार हमसे ले तो रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहा है मुझे, और ना ही कभी वापस करेगा वो पैसा? ऐसा कौन सा पैसा है ऐसा सर? समझते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है सर, क्या है ऐसा? सर समझते हैं, ऐसी दो चीजें हैं, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। समझना सर, जितने भी टैक्स होते हैं जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया,
आप ध्यान से देखो, जब मैं सरकार को इनकम टैक्स देता हूं, लेट सपोज मैं साल का 50,000 रुपए सरकार को इनकम टैक्स देता हूं, अगर मैंने साल में 50,000 रुपए सरकार को दिया, तो क्या सरकार ने 50,000 के बदले में एक बिस्लरी की बोतल तक दिया क्या मेरे को? कुछ भी दिया सरकार नहीं देगा। मैं अगर ये 50,000 रुपए किसी दुकान वाले को देता तो कुछ तो देता बदले में। मैंने सरकार को 50,000 रुपए दिए, उसके बदले में वो मुझे कुछ नहीं देने वाला है और ना ही कभी मेरा पैसा वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने टैक्स भर दिया। अब सरकार देखेगी उस पैसे को कितना करप्शन में लगाना है, और सॉरी कितना डेवलपमेंट में लगाना है। बोलते तो ऐसा ही है ना, ठीक है। तो क्या है टैक्स? जब हम टैक्स देते हैं सरकार को, तो सरकार टैक्स जो है ना ही सरकार की एसेट को डिक्रीज करता है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करता है। सरकार कुछ नहीं देने वाला है मुझे बदले में टैक्स के, और ना ही कभी मेरा पैसा वापस करेगा, ठीक है। तो ये टैक्स रिसिप्ट है। जितने भी टैक्सेस से पैसा आता है, सरकार कभी भी किसी को कुछ नहीं देता है। मैं अपना रियल बता रहा हूं आपको। अगर मैं देखूं मेरी फैमिली मिला के हम 2.5-3 लाख रुपए 3 लाख रुपए सरकार को हर साल देते हैं, ठीक है। एज अ टैक्स मैं 3 लाख रुपए सरकार को भरता हूं, ठीक है। मतलब अगर मैं अकेला नहीं, फैमिली को मिला के बता रहा हूं, इतना इनकम नहीं है मेरा कि मैं 3 लाख रुपए टैक्स दूं अकेले। बट हाँ, अगर फैमिली को मिला के देखे तो मैं 3 लाख रुपए टैक्स भरता हूं, ठीक है। अगर मैं सरकार को 3 लाख रुपए दे रहा हूं, तो सरकार मुझे कुछ तो दे बदले में, एप्रिसिएशन ही दे दे, कुछ नहीं देता मुझे। मैंने 3 लाख रुपए दिया, सरकार ने रख लिया, ना उसने मुझे कुछ वापस किया, ना ही कुछ दिया, ना उसका एसेट रिड्यूस हुआ, ना ही उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि हाँ इस बंदे ने पैसा दिया, इसके घर के आगे का रोड बनाओ, चलो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है उससे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यह है टैक्स रिसिप्ट। सर नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? चलो ध्यान से समझते हैं। समझना, फीस, फाइन्स, इश्चिट्स, ठीक है, स्पेक्ट्रम, और भी चीजें हैं, मैं समझाता हूं एक एक करके बुक से आपको, ठीक है। क्या क्या है सर? ये क्या लिखा आपने, ये कौन सा पैसा है? सर फीस, जो भी गवर्नमेंट खुद के जैसे अब बताते हैं, गवर्नमेंट ने कई चीजें बोला है, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए, ठीक है। डीएल मैंडेटरी है, अगर आपको गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, तो आपको डीएल लेना पड़ेगा। अब डीएल के पीछे 2,500-3 हजार रुपए की फीस है। भाई आपने खुद ही मैंडेटरी किया और आप ही उस पर फीस लगा रहे हो। आपके लिए क्या है वो? सीधे सीधे रिसीविंग है ना, इनकम का सोर्स है आपके लिए वो। आप अगर घर लेने जाओ, कभी आपने अगर देखा हो, अपने पापा से पूछना, कभी भी घर लेने जाओ तो घर की रजिस्ट्री में ना ऑलमोस्ट आपको 2.5-3-4 लाख रुपए लग जाता है, ठीक है। इतना तो लग जाता है रजिस्ट्री चार्ज में, 2 से 2.5% लग जाता है आपके घर के वैल्यू का। वो जो 2.5-3 लाख रुपए मैं सरकार को दे रहा हूं, आपने बोला कि मेरे यहां आके रजिस्ट्री करवाओ। मैं तो नहीं बोला था कि मेरे यहाँ आके आप मेरे यहाँ आके रजिस्ट्री करवाओ, आपने बोला मेरे यहाँ आके रजिस्ट्री करवाओ, मैंने करवाया, आपने मेरे से 2.5 लाख रुपए ले लिए। आप खुद ही बोल रहे हो करवाओ और खुद ही मुझसे पैसा ले रहे हो। इसका क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि सबको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है, सबको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा भी मैं ही और उसके बदले में फीस भी लूंगा। तो ये तो कमाने का सोर्स हो गया ना। सरकार ने बोला रजिस्ट्री करवाओ, हाँ ठीक है, रजिस्ट्री अच्छी चीज है, सबको रजिस्ट्री करवानी चाहिए, घर का, जमीन का, सबका, लेकिन आप उसके बदले में फीस क्या चार्ज किए जा रहे हो? समझ रहे हो? जैसे डीएल है, आपने बोला गाड़ी चलाने के डीएल चाहिए, मैंने बोला ठीक है चलो सरकार बोल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मान लिया, तो फिर उसके बदले में पैसे क्या लिए जा रहे हो मुझसे? तो सरकार ऐसे करके अपनी फीस से कमाता है, ठीक है। आप खुद ही मैंडेटरी करते हो, बोलोगे कि मैं दूंगा डीएल और मैं बेचूंगा, तो फीस से। फाइन्स, समझना, अगर लेट सपोज आपने हेलमेट लगा रखा है या हेलमेट नहीं लगा रखा है, आप बाइक से कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको, 2,000 रुपए का चालान है अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो। अब ध्यान से समझना, आप 2,000 रुपए का चालान दे दिए उसको, मैंने 2,000 रुपए पुलिस वाले को दे दिया, क्यों? क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया कि भैया आपने हेलमेट नहीं लगाया। चलो हेलमेट नहीं लगाया, आपने 2,000 रुपए ले लिए, आपने कुछ दिया क्या मुझे? आप तो सेफ्टी के लिए काम कर रहे थे ना मेरे, कि लोगों का एक्सीडेंट ना हो, लोग अवेयर हों, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, फलाना ढिमकाना न्यूज पे चल रहा होता है। बट असल मायने में अगर आपको मेरी चिंता थी तो आपने अगर 2,000 का चालान काटा तो 1,000 रुपए का हेलमेट ही दे देते मुझे। समझ में आ रहा है? अगर आपको मेरी चिंता थी कि लोगों का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए तो आप मुझे 1,000 रुपए का हेलमेट दे देते, मैं आगे जाते हुए कहीं ठुकता तो बच तो जाता। समझ में आता? ये सब सिर्फ सरकार की इनकम का सोर्स है और कुछ नहीं है।
कहीं वो भला नहीं करना चाह रही है आपका। ध्यान से समझो, यही सब कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं आप समझो कि इकोनॉमी में कितना ज्यादा सरकार सिर्फ इनकम का सोर्स बना रही है। आप देखोगे गाड़ियों पे 50-50 हजार रुपए का चालान कटे हुए। अरे क्यों कटे हुए हैं भाई? इन्होंने चालान से ना इनकम सोर्स बना लिया है कि चालान मतलब इनकम सोर्स। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, बाइक से जा रहा हूं, हेलमेट नहीं है या कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, मान लो इंश्योरेंस नहीं था, चालान काट दिया कि सर आपका इंश्योरेंस नहीं है, ये रहा 4000 रुपए का चालान, भरो। इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ? कैसे मैं सेफ हुआ? आगे जाके अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं तो 4000 रुपए भी गए और इंश्योरेंस तो था ही नहीं मेरे पास। ऐसा कर सकते थे ना कि भैया 4000 का है, चालान कटेगा, ठीक है, 4000 का चालान काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें 2-2.5 हजार रुपए का इंश्योरेंस आता है। सरकार की ही फॉर्म है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कि ये रहा 2.5 हजार का आपका नया इंश्योरेंस बन गया, तो मैं भी सेफ हो गया ना कि चलो आपने मेरे से 4000 रुपए काटा तो 2.5 हजार का इंश्योरेंस दे दिया, तो चलो आपने ओवर भी चार्ज किया तो हम ओके विथ इट। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है? हम चालान काटेंगे, हम जितनी बार देखेंगे आपको चालान काटेंगे बस। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए और हम ये गाएंगे कि हम आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अरे कौन सी सेफ्टी? कहां से आई सेफ्टी? समझ रहे हो ना? बहुत लॉजिकल चीज है, समझना। कहीं से कहीं सरकार का मोटिव सेफ्टी नहीं है। तो जितने भी चालान कटते हैं हेलमेट के, इंश्योरेंस के, रेड लाइट क्रॉसिंग के, इन सब का कुछ ना कुछ वे आउट हो सकता है, बट सरकार सिर्फ कमाने का काम करती है। सरकार के लिए सारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं इश्चिट। इश्चिट क्या होता है सर? इश्चिट होती है बेनामी प्रॉपर्टी, यानी वैसी प्रॉपर्टी जिसका कोई भी लीगल हायर कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं होता है। जिसका कोई भी लीगल हायर कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी सरकार की बिलोंग करने लग जाती है। जैसे अगर मानते हैं कोई भी प्रॉपर्टी सरकार ने डिस्प्यूट में निकाला कि इस प्रॉपर्टी का लीगल हायर कोर्ट में रिप्रेजेंट हो, किसी वजह से अगर उसका लीगल हायर नहीं आ सकता है 2-3 हियरिंग तक, तो वो प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेती है। ठीक इसकी किसी की भी होगी, किसी ने खरीदा था, सरकार को तो फ्री में मिल गई ना, सरकार को फ्री में मिल गई। सरकार के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। तो ये है दोनों चीज, समझना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच नीदर इंक्रीज द लायबिलिटी नॉट डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ना ही सरकार के एसेट को डिक्रीज करता है। आओ एक बारी बुक से देख लेते हैं, और भी पॉइंट्स हैं, देखो ये, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, चलो आ जाओ। ये रिसिप्ट साइड का है, बजट रिसिप्ट, ध्यान से देखना क्या क्या है सर इसमें, आ जाओ। सर मैंने बताया रेवेन्यू रिसिप्ट अभी कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है? टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि इनडायरेक्ट वे में पे करना होता है, जैसे जीएसटी, ठीक है, ये टैक्स है, ठीक है। नॉन टैक्स में क्या है सर? इंटरेस्ट है, फीस है, फाइन्स एंड पेनाल्टीज है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स है, स्पेशल असेसमेंट है, इश्चिट है, फॉरफीचर है, लाइसेंस फी है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स हैं। क्या क्या है सर? एक एक करके समझते हैं, ठीक है, शॉर्ट में फटाफट समझेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो मैं आगे इस चैप्टर में है वो मैं रीड करवा दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ समझना क्या है? इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ पे सरकार आपसे ब्याज लेती है, वो इंटरेस्ट। फीस अभी समझाया, फाइन्स अभी समझाया, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। सरकार को जितने भी गिफ्ट और ग्रांट्स आते हैं, कई सारी कंट्री जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या फिर WHO, गवर्नमेंट को बहुत सारे गिफ्ट और ग्रांट्स आते हैं। कि झारखंड में जैसे बहुत पहले आया था, झारखंड के एजुकेशन सिस्टम के लिए 3000 करोड़ आया था। तो जो 3000 करोड़ आया था सरकार के लिए क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि सरकार को कुछ वापस तो नहीं करना है उसको, वो तो ग्रांट है, सरकार को रिटर्न नहीं करना है उसको, और ना ही उस 3000 के बदले में उसको कुछ देना है। तो ना एसेट रिड्यूस हो रहा है, ना लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? आपने अगर ध्यान दिया हो, कई बारी आपके घर के आगे नाला या कुछ बह रहा है, उसको डेवलपमेंट करवाने के लिए सरकार आपसे पर्ची कटवा लेती है। या फिर अगर आप दिल्ली से हो तो आपके यहाँ सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है, आपको ध्यान होगा साल या 2 साल में एक बार आता है वो, जो पर्ची काट रहे होते हैं। सर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कचरा उठाना या फिर वो नाले वाला रोड बनाना, उसके लिए मैं टैक्स ऑलरेडी भर रहा हूँ, लेकिन सरकार कभी कभी स्पेशल असेसमेंट के थ्रू पर्ची काट रही होती है कि सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना है, सो दैट वी कैन डेवलप दिस पर्टिकुलर एरिया। तो डेवलपमेंट के लिए, नाला को बह रहा है उसको ठीक करने के लिए सरकार हर घर से पर्ची कटवाता है, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स,
सरकार के लिए जो कई ऐसे सरकार फर्म्स चला रही है, जैसे आरबीआई। आरबीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। लाइसेंस फ़ी, आप किसी भी चीज़ का लाइसेंस, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेने जाओ उसके लिए फ़ी है। किसी भी चीज़ का, फूड का लाइसेंस लेने जाओ वहाँ आपको पे करना पड़ता है। तो सारे लाइसेंसेस लेने में सरकार आपसे पैसा लेती है, वो भी सरकार के लिए क्या है, एक रेवेन्यू। क्योंकि जब आप लाइसेंस लेते हो तो सरकार एक्चुअली में आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ एक परमिशन दे रहा है और परमिशन के पैसे ले रहा है। तो सरकार का ना ही एसेट जा रहा है, ना ही लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उस लाइसेंस के बदले सरकार कोई लाइबल नहीं है कि आपको ध्यान रखेगा, ठीक है, आपको कोई पीटे नहीं, कोई लोकल पुलिस वाला आपको उठा के ना ले जाए, कोई उसको चिंता नहीं है। उसने सिर्फ आपको परमिशन दिया बेचने का और उसने पैसा ले लिया। अब आगे आपके साथ जो हो वो आप देखो, ठीक है। तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। इस चिट बेनामी प्रॉपर्टी फॉरफीचर भी वही होता है जब किसी कंपनी को गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती है। इस चिट क्या है, किसी प्रॉपर्टी को अंडरटेक करती है, और फॉरफीचर क्या है, जब किसी कंपनी को अंडरटेक कर लेती है, उसको फॉरफीट कर लेती है। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा फॉरफीचर, तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर। तो ये सारे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये है टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज जो देख ही लेते हैं फटाफट। इन सब के बारे में छोटा छोटा यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। देखो, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये देखो, आ जाओ, टैक्स नॉट है। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में शायद कहीं पे डिफरेंस लिखा होना चाहिए, वैसे तो ये रहा। सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही पर्सन पे करता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, मेरे ऊपर, सौरभ के ऊपर लगाया गया है तो सौरभ ही पे करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगाया गया है वही पे कर रहा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर लगाया गया है वो नहीं, कोई थर्ड पर्सन पे ऑफ करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उसमें देखना बिल में टैक्स लग के आता है। वो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगा था, वो टैक्स कंपनी के ऊपर लगा था। आप मैकडोनाल्ड में या फिर डोमिनोज में पिज्जा खाने जाओगे तो पिज्जा के बिल के नीचे टैक्स लगा होता है। वो टैक्स गवर्नमेंट ने डोमिनोज पे लगाया था, डोमिनोज ने हमारे बिल में सेटल कर दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं जैसे जीएसटी, जीएसटी है ना, CGST SGST। तो क्या होता है, गवर्नमेंट लगाती है डोमिनोज के ऊपर और डोमिनोज कस्टमर से चार्ज कर लेता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगाया था, डोमिनोज के ऊपर। डोमिनोज ने क्या किया, कस्टमर के बिल में ऐड कर दिया, तो कस्टमर से पे करवा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि लगाया किस पे गया था, डोमिनोज पे। डोमिनोज पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, बट पे किसने किया, कस्टमर्स ने पे किया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है जिसके ऊपर लगाया गया वही पे करेगा। डायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज। ये इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है, कंपनीज के ऊपर भी हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस। किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विस में इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है, ये कभी भी इंडिविजुअल पे नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट। बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर सौरभ के ऊपर इनकम टैक्स लगा है तो सौरभ ही पे करेगा, ठीक है। जबकि यहां पे बर्डन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे डोमिनोज पे लगाया गया था, डोमिनोज ने कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इट इज जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज जनरली रिग्रेसिव, लिखा नहीं है क्या इसके अंदर, रिग्रेसिव बोलते हैं इसको, रिग्रेसिव इन नेचर या कांस्टेंट इन नेचर। कांस्टेंट का क्या मतलब है सर, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब, फटाफट देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। सर देखना, एक वर्ड पूछ लेता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टैक्स। क्यों बोलते हैं समझना, इनकम के इंक्रीज होने से, इनकम के इंक्रीज होने से टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। मैं 5 लाख कमाता था तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ता था, अब मैं 10 लाख कमाता हूं तो मुझे हो सकता है 15% टैक्स देना पड़ता है। इनकम के इंक्रीज होने से टैक्स भी इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि इनकम इंक्रीज हो रहा है टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज हो रहा है टैक्स भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जबकि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, यानी कांस्टेंट टैक्स क्या होता है, ये फिक्स है। जैसे मिल्क पे अगर 10 रुपए टैक्स लगता है, 10 रुपए टैक्स लगता है, तो चाहे रिच खरीदे या पुअर खरीदे, सबके लिए 10 रुपए ही लगेगा। तो ये कांस्टेंट रहता है सबके लिए, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर दूध खरीदोगे तो कम टैक्स लगेगा, 10 लीटर खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये सबके लिए सेम है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सबको एक ही रेट। अगर अंबानी दूध खरीदेगा तब भी उसको 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और गरीब इंसान खरीदेगा तब भी 10 रुपए ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है रीच टू सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, लिखा भी नहीं है, हट,
अच्छा पॉइंट बताता हूं, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है ज्यादातर रिच के ऊपर, रिच के ऊपर बर्डन होता है क्योंकि रिच ज्यादा से ज्यादा कमाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, वेयर एज इसका बर्डन हमेशा पुअर के ऊपर होता है, रिग्रेसिव। तेल का प्राइस अगर 2 रुपए से बढ़ जाए तो शायद रिच को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पुअर को बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने किया सारा रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटल रिसिप्ट और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, ऑलरेडी 25-26 मिनट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, इतना जरूर पढ़ के आना, मजा आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है। अभी हम कर रहे हैं गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा रिसीव करता है, फिर हम करेंगे कहां कहां सरकार खर्च करता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।